अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का मेन टॉपिक वो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो कि अभी कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। उनके वाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, चलें अभी रिटायर होने वाले हैं तो बात कर सकते हैं, वरना बाबा तौहीन अदालत के कानून जो हैं वो आम आदमी के लिए बड़े सख्त हैं। बाकी आप बेशक वो कंटेनर ले जा के जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन आम आदमी के लिए बड़े सख्त कवानीन हैं। लेकिन उससे पहले नून लीग की पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। नून लीग के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग सियासतदान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। कई जो हैं वो जस्ट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन वो कम अज़ कम उनके अंदर वो एक कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ है। लेकिन इस टाइम मेन पे जो इस टाइम रहनुमा हैं नून लीग के, जिनमें आप आबिद शेर अली साहब कह सकते हैं, तलाल चौधरी साहब कह सकते हैं, ठीक है, जिनकी ट्यूनिंग हुई थी, अच्छा, तंजीम साजी जिनकी हुई थी। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिनकी टोटल जो आप समझें कि काबिलियत जो है वो बेबी सिटर या नर्स की है या कनीस की है, या अता तारड़ साहब जो वफ़ादारी का जो सिलसिला अपना पा रहे हैं, उनके जो बुज़ुर्गों की वफ़ादारी थी उसके सिले में जो उनको मिली हुई है, तो सीट या ओहदा या जो पोजीशन उनको मिली हुई है वो उसका खा रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाते हैं इन चंद एक रहनुमाओं के ऊपर। ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि बेचारा इनका जो एक सपोर्टर है वो कहीं का भी नहीं रहता बेचारा। वो किसी को फेस करने के काबिल ही उसको नहीं छोड़ते। अब रिसेंटली अभी ये कल के बयानात की बात करें, अभी पिछले दिनों अता तारड़ साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो पता नहीं तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगा दिए और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। चलें अभी उनको छोड़ देते हैं फ़िलहाल चीज़ों को। अब आ जाते हैं कल की बात पे, सदर मुमलिकत के इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से। यार, मरियम औरंगज़ेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना वो कह रही हैं, ट्विटर अकाउंट के ऊपर कहती हैं कि जी ये सदर अलवी साहब जो है ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, ये तो सदर है ही नहीं इस टाइम, और हम तो इनको सदर मुमलिकत मानते नहीं, तस्लीम ही नहीं करते, और ये तो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, इनको इस्तीफ़ा दे के चले जाना चाहिए। अगर आप ये ऐसा इकदाम करते हो कि इलेक्शन की तारीख देने का, तो ये जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी होगी और मुल्क को आप एक नई आग में झोंक दोगे और नई 9 मई जैसे कोई आप किसी न किसी सानिया का मौजब बना दोगे मुल्क को, और ये मुल्क में इंतशार फैलाने के बराबर है। ओ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मरियम औरंगज़ेब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये चले जाएं, ये ट्विटर अकाउंट है, इसके ऊपर चले जाएं तो ये अभी भी अपने आप को मिनिस्टर लिखती हैं। अभी भी इनका वो मिनिस्टर मेंशन है, एक्स मिनिस्टर वगैरह मेंशन नहीं है। तो आपने क्यों नहीं हटाया अपने नाम के साथ मिनिस्टर? हालांकि आपकी जगह पे तो वो आ चुके हैं, वज़ीर इत्तलात जो है, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्ज़ा सोलंकी साहब। तो फिर आप कहाँ के मिनिस्टर हैं? आपको अपने ट्विटर अकाउंट से मिनिस्टर हटाना गवारा नहीं हो रहा, और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक ओहदा है उसको आप कह रही हैं कि जी आप जो है वो यहाँ पैसे बैठे हो, काबिज होके बैठे हो, आप कब्ज़ा ग्रुप हो। यार, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक असम्बली जो है वो अपना एक सदर चुनती है और उसकी अपॉइंटमेंट करती है। अगर सदर खुद से इस्तीफ़ा दे दे अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद, खुद से इस्तीफ़ा दे दे, इस्तीफ़ा दे के चला जाए, तो वो जो है उसकी जगह कायम मकाम सदर जो है वो चेयरमैन सेनेट आ जाएगा, ठीक है, या स्पीकर आ जाएगा। लेकिन अगर सदर इस्तीफ़ा नहीं देता और आने वाली असम्बली का इंतज़ार करता है तो सदर तो वही रहेगा। आप तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको नहीं हटा सकते। फिर अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कर रहा है, आइन पे अमल कर रहा है, तो वो किस तरह से इंतशार का सबब बनेगा, मुझे समझ नहीं आई। आपने उसको किस तरह से एक दहशतगर्द कह दिया, आपने किस तरह से उसको एक 9 मई के साने का मौजब करार दे दिया, आपने उसको किस तरह से जो है वो मुल्क में इंतशार और बदअमनी का मौजब करार दे दिया, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हम जैसे किसी भी शख्स को समझ नहीं आ रही जो कि चेक नहीं लेता, उसको समझ नहीं आ रही। हाँ, चेक्स चुक्स जिनके चलते हैं और पेमेंट्स जिनकी चलती हैं, उनको शायद आपकी इन बेतुकी बातों में कुछ तुक मिल जाएगी,
आपकी होता तारड़ साहब की, वरना हम जैसे लोगों को समझ नहीं आती। कम से कम हमारा नहीं, पीटीआई के सपोर्टर्स को ना देखें, हमें ना देखें, कम से कम आप अपने सपोर्टर्स को देख लें कि आप उनके लिए किस तरह से एक डूब मरने का मकाम पैदा करते हैं। इस तरह की बातें करके नैरेटिव 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 नैरेटिव, क्या वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, भाड़ में गया वोट, उठा के कूड़े कचरे दान में फेंक दी। इस वोट की इज्जत के हवाले से भी एक दफ़ा पोस्टमार्टम करेंगे इंशाल्लाह ताला, जल्दी पोस्टमार्टम करेंगे कि बाकी जमातों में और नून लीग में क्या फ़र्क है और किस तरह से बाकी जमातें असल में पॉलिटिकल जमातें हैं, लेकिन नून लीग जो है वो वाकई पैराशूटर्स है। अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, कुछ दिन में रिटायर होने वाले हैं। उनकी एक सर्विस है, उनका एक रिकॉर्ड है, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस रहे हैं, अभी भी हैं, चंद दिन तो हैं, और इन चंद दिनों में देखें वो क्या करते हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइम ओवर हो चुका है। अब वो इशाइये लेने के और दावतें खाने के अलावा वो और उनके बस में और कुछ भी नहीं है। अब तमाम उम्मीदें जो हैं वो इस टाइम नून लीग की भी काजी फाइज ईसा से हैं और पीटीआई की भी काजी फाइज ईसा से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। नून लीग की इस तरह से है कि जी वो उनका थोड़ा सा सॉफ्ट एंड देखा जाता है कि यार वो नून लीग उसको देखती है कि यार वो हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेंगे, और पीटीआई उसको इस पराये में देखती है कि वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं से शायद अमल दरामद का सोचें, शायद वो हमसे बुग्स या इमरान खान से बुग्स को पसे पुश डालकर ये एलिगेशन इमरान खान का है या पीटीआई का है, मेरा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब बनने वाले हैं कुछ दिनों में, तो मैंने आपको पहले भी व्लॉग के शुरू में भी कहा है कि हमें कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि हम जैसे मामूली लोगों पे तो इन्हें अदालत भी लगती है। हम जैसे मामूली लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रेडी भी लगी हुई हो तो उसको भी उठा के साइड पे उठा के फेंक दिया जाएगा, या इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में रेडी भी लगी हुई हो तो उसको भी उठा के साइड पे फेंक दिया जाएगा। लेकिन बाकायदा तौर पे जलसे जुलूस हुए और सब कुछ हुआ, और अपकमिंग जो हमारे हैं सर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके वो कुछ भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है या किसी को तलब किया हो। खैर, उमर अता बंदियाल साहब, उमर अता बंदियाल साहब का जो रोल है मेरी नज़र में वो पहले दिन से बड़ा मशकूक रहा। वो इस वजह से मशकूक रहा कि उमर अता बंदियाल साहब जब ये कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके कहने पर कूदे। देखें ना, अभी पॉलिटिकल जमातें असम्बली से ही बाहर ही नहीं निकली थी और उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो कोर्ट में सो मोटो लेके बैठे हुए थे, और उनको ये सब कुछ खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको लगा, और उन्होंने उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। इससे पहले कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना रोना धोना लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑलमोस्ट स्टे डिसाइड कर चुकी थी। ये जो एक परसेप्शन है कि उमर अता बंदियाल साहब ने बड़ी कोशिश की और उन्होंने बड़ी कोशिश करके जो है वो कहीं ना कहीं से पीटीआई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर था और पीटीआई को उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं नहीं समझता इसको कि उन्होंने कभी पीटीआई को सपोर्ट किया। उन्होंने वही किया जो उनको कहा गया करने के लिए। उन्होंने हमेशा वही इक़दामात किए जिनका ऑर्डर उनको मिलता रहा। आप उनको कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट से, इसके अगेंस्ट से, उसके अगेंस्ट से, पीटीआई के फेवर में वो चीज़ें करते थे, नहीं। मैंने उनका पिछला तकरीबन 1.5 साल कहीं से भी इस तरह से नहीं देखा कि कोई उनका एक ऐसा डिसीजन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट में मदद की हो। कासिम सूरी की रूलिंग थी, पार्लियामेंट के इक़दाम थे, पार्लियामेंट जाने वो जाने, लेकिन उन्होंने अपनी हदूद से तजावज़ करके उसमें मुदाखलत की, सो मोटो लिया, चलें ले लिया। अब हम उस पर बात नहीं करते, वो जज हैं, ऑब्वियसली वो अब ज़्यादा बात करना उस पर मुनासिब नहीं है। सारी आवाम को, कौम को पता ही है। हम एक हिंट दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं। फिर 12 की रात को भी हाजिर हो, अपना वो 10 अप्रैल की रात को भी हाजिर हो गए, 9-10 अप्रैल की दरमियानी रात में। उस टाइम पे भी वो गाड़ियाँ तैयार हो गई और कोर्ट रूम्स खुल गए, तो वो भी एक अजीब सी चीज़ थी, सिचुएशन। लेकिन उसके बाद कभी भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उस तरह से अग्रेसिव, उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए।
बातों बातों में तो उन्होंने बड़ा कुछ किया, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा, तुमको ये शर्म नहीं आती, तुमको ये शर्म नहीं आती। सब कुछ हुआ। एक फैसला जो उनके गले पड़ा और वो था इमरान खान की रिहाई का फैसला। तो वो बेसिकली भी फैसला उन्होंने खुद से नहीं किया, वो फैसला भी उनसे करवाया गया। देखें, चीफ जस्टिस साहब 9 मई को चुप खामोश सुप्रीम कोर्ट के जो एक तकद्दुस, हाई कोर्ट का जो तकद्दुस है, उसकी वायलेशन हुई। चीफ जस्टिस साहब कुछ चुप खामोश चलें। हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको टेकअप कर लिया, चलो इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने वेट करने का सोचा। लेकिन जब आमिर फारूक साहब ने कह दिया जी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है, तो फिर मेरे ख्याल में उस टाइम चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए था। उमर अतार बंदयाल साहब को, अगर इमरान खान के लिए वो इतना ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और इतने ही साथ थे, या उनकी सास और वो फलाना टिमकाना जो भी वो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जाते हैं सो कॉल्ड, वो एक्चुअली एक प्लान का हिस्सा है कि जी ये इस तरह से इनके ऊपर एलिगेशन डालेंगे तो ये लगेगा कि जी ये इमरान खान की जमात की तरफ है, इमरान खान की तरफ इनका झुकाव है, हालांकि इमरान खान की तरफ उनका कतन कोई झुकाव नहीं। वो फैसला वो आया, वो रिहा करने का फैसला उनसे करवाया गया, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। 9 को मुल्क जलता रहा, 10 को मुल्क जलता रहा, 11 को मुल्क जलता रहा। 11 के दोपहर को चीफ जस्टिस साहब को होश आया, उमर अता बंदयाल साहब, ठीक है, अब मेरे लिए तो इस टाइम एक्सी हो चुके हैं मेरे ख्याल में, तो उनको होश आया कि जी वो जी गलत हुआ है, उस दिन तो बहुत गलत हुआ है, ऐसे करो फटाफट 2 मिनट के अंदर इसको पेश करो ना इमरान खान को। सारी मशीनरी जुड़ गई। यहाँ पर जो है वो वैसे जो है कोई पता बरामद ही नहीं होता, महीनों महीनों बरामद नहीं होता, हफ्तों हफ्तों बरामद नहीं होता। अभी जो इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो उसके ऊपर भी एतराज़ात उठ रहे हैं, अदालती कार्रवाइयों के ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ उनका तस्लीम हो गया। यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की हर बात को टके टोकरी किया गया, रद्दी की टोकरी में फेंका गया। उनके हर हुक्म की, उनके हर ऑर्डर की वायलेशन हुई। सिर्फ एक ऑर्डर उनका माना गया कि जी इमरान खान को मेरे पास घंटे के अंदर अंदर पेश करो। उनको सरकारी प्रोटोकॉल में सरकारी जेड सिक्योरिटी के साथ उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और फिर उनको स्टेट गेस्ट हाउस में, यानी कि पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस के अंदर उनको ठहराया गया और अपनी हिफाजत में ठहराया गया। ये कैसे हुआ अचानक से यकदम? ये बेसिकली फैसला चीफ जस्टिस साहब का नहीं था, ना वो कोई इतना उनके दिल में कोई दर्द जागे कि जी वो पाकिस्तान जल रहा है, मुल्क जल रहा है, इधर जो है वो ये इतने सारे मसले मसाइल हो गए हैं तो मैं जो हूँ इस मामले को टेकअप करूँ और ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इमरान खान के साथ इसको मैं सॉल्व करूँ। ऐसा और कोई बात नहीं थी। असल में उसके पीछे मकसद ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क के अंदर हालात इतने कशीदा हो गए थे कि वो मामला संभालने को नहीं आ रहे थे। तो चीफ जस्टिस साहब उसमें एज अ हीरो बन के आए ताकि वो लोगों का गुस्सा तो ठंडा करना था ना किसी तरह कि यार देखो मुल्क में आइन और कानून की इज्जत है, चीफ जस्टिस की इज्जत है। अब चीफ जस्टिस ने ये नोटिस ले लिया, अब चीफ जस्टिस जो है ऐसी कैसी कर देगा, इनकी जई तई फेर देगा, चीफ जस्टिस इनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर देगा और उसके बाद जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इमरान खान साहब को छोड़ दिया, इसका मतलब ये जो है आज मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो गई। लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया, वो अपने अपने घर को चले गए। अब 9 मई में कोई मुलव्वस है नहीं है, था या नहीं था, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। 9 मई को हम पहले दिन से ही उसकी मजम्मत करते हैं, आज भी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन कौन था कौन नहीं था, लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया, लोग अपने घरों को जाने शुरू हुए। 2 दिन सुकून रहा, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और गिरफ्तारी शुरू। और अगर उस दिन चीफ जस्टिस साहब इस मामले को टेकअप ना करते तो शाम को केपी के अपना डिसाइड कर चुका था कि जी हमने शाम को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। तो क्या चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई को रोका कि लोगों का गुस्सा ठंडा करके उनको उनके इमोशंस को डाइवर्ट किया? डाइवर्ट करने के बाद उन्होंने एक नई राह दिखाई। लोग अपने घरों को इस उम्मीद में गए कि जी चीफ जस्टिस साहब बहादुर आदमी हो गए, अब इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन वो फैसला चीफ जस्टिस का नहीं था, वो फैसला था जी हाँ
कि आप इसको रिलीज़ करें, आप हीरो बने, ताकि लोगों का जुडिशरी के ऊपर, अदलिया के ऊपर एतमाद हो और लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं। ये सब कुछ चीफ जस्टिस साहब ने किसी ऑर्डर पर किया ताकि लोग मुंतशिर हों और उसके बाद आराम से अपने अपने घरों से उठाकर पाबंद सलासल कर दिए जाएं। ये था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का पॉलिटिक्स के अंदर रोल। अगर उनके अंदर हिम्मत होती तो जिस दिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे गालियाँ पड़ रही थी, नून लीग के लोग कह रहे थे, मैं आज भी कुरान के हलफ करान पे हलफ उठा के कहता हूँ, नून लीग के लोग कह रहे थे कि अगर इसने फैसला हमारे खिलाफ दिया तो इसको बाय रोड पे इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे घसीटना है हमने। तो ये बातें क्या चीफ जस्टिस साहब तक नहीं पहुँची उस दिन? अगर हम जैसे सहाफ़ी को पता तो क्या चीफ जस्टिस साहब को इसका नहीं पता? बिल्कुल पता होगा, लेकिन वो वहाँ पे ठुस हो गए और दावे होते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं। तो जुडिशरी का हाल आपके सामने है। तो अगर कोई बेवकूफ़ इस मुल्क में किसी किस्म की तवक्को लगा के बैठा है कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कानून होगा, आइन होगा और इसकी बालादस्ती होगी, तो वो कासिम सूरी की जिस दिन रूलिंग आई थी और चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो लिया था, उस दिन वो तमाम चीज़ें दम तोड़ गई थी। अपना और अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।